Hi guys, welcome back to the channel and welcome back to the PYQ series जो हम कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से and today आज करेंगे हम जून 2018 के PYQs related to British poetry. I know ये 5-7 साल पुराने हैं लेकिन एनटीए नेट का कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको पोज कर सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज इन योर सेफ लिमिट कि आप उस एटलीस्ट 10 इयर्स के अपने जो है वो पीवाईक्यू जरूर प्रिपेयर करें. उसी को ध्यान में रखते हुए वी विल कंटिन्यू टिल जून 2016 तक के पीवाईक्यूज. तो आज है 2018 के पीवाईक्यूज की बारी, तो लेट्स कंटिन्यू. बट बिफोर मूविंग ऑन, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन होती है ऑन एवरी पीवाईक्यू. उससे जो प्रॉबेबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं उससे भी हम डील करते हैं. सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है दिस पोएट वाज ऑफ द ऑर्डन जनरेशन. ऑर्डन जनरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वाज ओनली ब्रीफली अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. और ऐसा एक ऐसे पोएट की बात हो रही है जो ऑर्डन जनरेशन का मेंबर था और कुछ देर टाइम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का भी मेंबर था. इन हिज पोएम द पाइलेंस, और द पाइलेंस उसने लिखी है. ही अवर्ड दैट द पाइलेंस आर बेयर लाइक न्यू जाइंट गर्ल्स दैट हैव नो सीक्रेट्स. This prompted the label Pylon Poets for the new generation of poets who were happy to use the gas works or the pistons of a steam engine as poetic imagery. Name this poet. So ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन है ऑफ मॉडर्न जनरेशन और उसके एक पर्टिकुलर पोएट का. हमारे पास ऑप्शंस हैं सिसिल डे लुइस, क्रिस्टोफर आइशरवुड, स्टीफन स्पेंडर और लुई मैकनीज. आपको मॉडर्न जनरेशन कोई भी तरह के जो ग्रुप ऑफ पोएट्स है ना उसको आपको तो करके ही जाना है. प्लस आपने जो भी पोएट्स हैं उसमें उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के वो आपको अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है. सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टीफन स्पेंडर. ही वॉज द वन हु हैड रिटन द पोएम द पाइलेंस और जिसकी वजह से मॉडर्न जनरेशन को द पाइलन पोएट्स का भी टाइटल मिला था. And Stephen Spender was a poet of the modern generation and briefly a member of the Communist Party. His poem, The Pylon, which came in 1933, gave rise to the term pylon poets, referring to the writers who embraced industrial and technological imagery in the poetry. इन्होंने pistons वगैरह को लेकर भी अपनी poem में imagery बनाई है. The Auden generation, इसके major members थे W.H. Auden, Stephen Spender, Cecil Day Lewis and Louis MacNeice. पीरियड क्या था, किस टाइम पे ये बहुत एक्टिव थे? इट वाज 1930s ब्रिटेन, जहां पे उस टाइम पे पॉलिटिकल अवेयरनेस फैल रही थी, सोशल रियलिज्म था और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इमेजरी जो है वो यूज हो रही थी वर्क्स में. और इनकी मेजर थीम्स क्या थी? क्लास स्ट्रगल, मैकेनाइजेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड पोएट्स मॉरल रिस्पांसिबिलिटी. कि पोएट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है. And the label Pylon poets derive from Spender's poem The Pylons, symbolizing the new industrial landscape and modern consciousness. और इसने क्या symbolize किया था? Modern day landscape और modern consciousness. Moving on. सो अभी थोड़ा स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि हमारा ऑप्शन में आंसर स्टीफन स्पेंडर था, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. ही वाज बोर्न इन 1909, died in 1995, member of Communist Party, and later but he distanced himself from the politics. His poetic style was thus like the modern generation, जो in total था socially conscious, reflective, lyrical, political awareness, aesthetic sensitivity. Major point थी उसकी The Pylons, describes electrical towers. So you can see the breakdown of the works of Stephen Spender, right? So these are the works by him and they are given in category wise, the title, the year and some additional notes कि उसकी कौन सी themes थी, किस पे based था और किस चीज से related था. The poetry collection में he has written poems, the Still Center, poems of dedication, the generous days and collected poems also. And he has written prose and essays like World Within the World, the creative element and the learning and laughter. Moving on with the next question. Okay, no, there are other जो बाकी के ऑप्शन थे जैसे सिसिल डी लुइस, क्रिस्टोफर आइशरवुड एंड लुइस मैकनीस, उनके सारे कीवर्ड्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स और कैसे वो नेट के लिए रेलेवेंस है, ये सब उसके साथ आपको ये दिया हुआ है. यू कैन गेट दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड इसके बारे में आप आगे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं. Okay, so this question says that S.T. Coleridge's Dejection and Ode opens with an epigraph which is a reference to a ballad. Identify the ballad. कौन से ballad का reference है? कोलरिज की जो ओड है, डिजेक्शन एंड ओड. Ballad of the Goodly
Fair, La Belle Dame Sans Mercy, Ballad of Sir Patrick Spens, and Ballad of Gibbet. The correct answer is Ballad of Sir Patrick Spens. See, the Dejection and Ode by S.T. Coleridge, written by S.T. Coleridge. It is written in 1802. 1802 में लिखी गई थी, and it was published in 1802 में ही publish हुई थी in the Morning Post. और इसका genre क्या है? Philosophical and emotional ode reflecting Coleridge's inner despair and creative paralysis, that he is not able to write or he is not able to deliver whatever creatively he is capable of. That is a creative paralysis. And epigraph is this. इस line से poem शुरू होती है. Late, late, yestereen I saw the new moon with the old moon in her arms. This is from Ballad of Sir Patrick Spens. So basically, क्या है epigraph? This epigraph is borrowed from traditional Scottish ballad. ये एक Scottish ballad है, Sir Patrick Spens का नाम है, which narrates the tragic voyage of a loyal sailor sent to the sea by the king, foretelling disaster through the ominous image of the moon. जो उसका आने वाला disaster है, वो image of moon के through उसको describe किया गया है. And Coleridge uses this image symbolically to express emotional and spiritual turmoil. और उसके टाइम पे जो spiritual और emotional टर्मोइल जो चल रहा था, जो रिवोल्ट चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में ही इज टॉकिंग, रेफरिंग सिंबॉलिकली. सो एपिग्राफ होता क्या है? An epigraph is a short quotation, phrase, or a poem placed in the beginning of a literary work or sometimes a chapter to suggest its theme, mood, and the guiding idea. तो epigraph की help लेता है writer ताकि हमें पता चल सके कि किस बारे में या किस theme पे या किस mood पे बेस ये जो poem या work होने वाला है. It usually comes before the main text, often italicized and indented. The author chooses it to frame the reader's interpretation. It acts like a lens through which the work should be read. तो basically ऑथर हिंट करता है कि किस तरह का वर्क होने वाला है और वो रीडर से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि कैसे वर्क को वो किस लेंस के थ्रू वो देखे इस वर्क को. An epigraph may come from another writer's work, a proverb, or even a fictional source. कहीं से भी आ सकता है. Epigraph is basically not a dedication or a preface. एक literary quotation है, ना ही author का कोई note है ये. Commonly asked examples, जो बहुत examples आती हैं related to epigraph, एक तो Wasteland है by T.S. Eliot, Frankenstein by Mary Shelley, and Dejection and Ode by Coleridge, जो अभी हमने देखा था. So इससे related आप थोड़े से detail study अपने लिए कर सकते हो. सर पैट्रिक स्पेंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ये एक तरह स्कॉटिश बैलेड है, एनोनिमस है इसके राइटर का, वी डोंट नो, एंड इसको चाइल्ड बैलेड नंबर 58 भी कहते हैं. इसकी थीम क्या है? लॉयल्टी, फेट, ट्रेजेडी. लॉयल्टी है कि सेलर को किंग का ऑर्डर मानना ही पड़ता है और उसकी वजह से उसका जो फेट है वो सील हो जाता है एंड ही हैज टू फेस अ ट्रेजेडी. इसमें सिंबलिज्म है, द न्यू मून विद द ओल्ड मून इन आवर आर्म्स इज अ सुपरस्टिशन फोरटेलिंग स्टॉर्म एंड डेथ. ये एक तरह का सुपरस्टिशन है. कनेक्शन टू कोलरिज क्या है? ये इसमें मिरर करता है बैलेड्स फेटलिज्म के अल्टीमेटली होने के वाला है. एंड मून बिकम्स अ मेटाफर ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएटिव डिजेक्शन. तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोलरिज की जो डिजेक्शन एंड ओड है उसमें जो मून है वो किस चीज का मेटाफर है या इन चीजों के लिए कौन सा मेटाफर जो है कोलरिज ने यूज किया है. तो इसको आपको हर एक एंगल से उसको स्टडी करना पड़ता है. Then there are some probable future questions. I'm not saying कि यही आएंगे. I am saying कि कैसे कैसे different angles से आप इसको prepare कर सकते हो. Like identify the source of epigraph, symbolic meaning of the moon imagery, compare this and this. तो compare करके detailed question तो नहीं हो सकता, लेकिन they can ask you giving options. So these are the key works of S.T. Coleridge, his main works, his poems, his prose, and this is the genre wise it is categorized: major poems, prose and criticism. Year कौन से और उससे related कुछ notes, कुछ ज़्यादा details. So you can take a screenshot और इसको अच्छे से रट लो. You cannot leave romantic poets at any cost. Again, this is about the other options जो answers में थे. Ballad of Woodley Fair, La Belle Dame Sans Mercy, Ballad of Gibbet. तो उनके writers कौन है? ऑथर ने क्या कहना चाहा है? दिस इज द ऑथर यहाँ पे, एंड दिस इज द कि थीम क्या है. एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल. दैट इज व्हाई आई हैव लेफ्ट कि आपको एक तरह से समझ आ जाए कि आप कैसे इसको कर सकते हो प्रिपेयर. नोट्स में आप उसकी ओपनिंग लाइंस, थीम, ये सब चीजें भी जो है वो मेंशन कर सकते हो. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what is the delicate balancing act of Marvel's Horatian Ode?
जो बैलेंसिंग एक्ट है मार्वल के होरेशियन ओड का वो क्या है, तो उसमें मतलब कौन सी दो चीजों को लेके उसने बैलेंस किया है? प्रेजिंग रोमन वर्चूज while endorsing Christian beliefs, celebrating the restoration while regretting the frivolity of the new regime, praising feminine virtues while mocking the fixation on chastity, celebrating Cromwell's victory while inviting sympathy for the executed king. तो कौन सा आंसर है इसका ऑप्शन? इट इज ऑप्शन डी. He is celebrating Cromwell's victory but also inviting sympathies for the executed king. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है जो आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए, फिर आपको पता होगा कि you'll realize कि ये कैसे historically important है या why this was written. Okay. Andrew Marvell was known for his Horatian odes and all, right? So yeah, Andrew Marvell's A Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland. ये इसका complete title है. हो सकता है आपको title ही पूछ लें कि उसका title complete करो. It and came in 1650. Written shortly after Oliver Cromwell's military success in Ireland. Horatian Ode क्या है? Model on balanced, reflective style of the Roman poet Horace. कॉम्प्लेक्स है, एम्बिवेलेंट है, मीन्स कंफ्यूजिंग है, दो तीन मीनिंग्स उसके निकल के आ रहे हैं. इट इज अ प्रेज एंड अ मॉरल हेजिटेशन एज वेल. और ये सब उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी गई है जो आप अपना डिटेल में इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो एंड यू कैन डू योर रिसर्च अकॉर्डिंगली. अगेन दिस इज अबाउट द डिटेल व्हाट द एस्पेक्ट इज कि इसमें टोन क्या है, इमेजरी क्या है, इफेक्ट क्या है, आउटकम क्या है, और क्रॉमवेल से वो कैसे रिलेटेड है, और किंग चार्ल्स जिसको एग्जीक्यूट किया गया है उससे रिलेटेड उनके इमोशंस क्या है. और इसमें जो मेजर लाइंस या की लाइंस हैं, he nothing common did or mean upon the memorable scene describing Charles' once dignified death. The forward youth that would appear must now forsake his muses dear. He is urging the poets to turn art to action, reflecting Cromwell's vigor, enthusiasm. And these are all the works of Marvel. कैटेगरी वाइज पॉलिटिकल पोएम्स कौन सी हैं, मेटाफिजिकल कौन सी है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन, बर्मिडास अपॉन एपल्टन हाउस, ये ज्यादा पूछी जाती हैं, ये आपको ज्यादा पता होंगी. और जो पॉलिटिकल पोएम्स हैं जो कम पढ़ी होंगी वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज कि आपने ऑथर को डीपली प्रिपेयर किया है या नहीं. एंड दिस इज द मैचिंग स्टाइल क्वेश्चन. So we have poems in list 1 and we have opening lines in list 2. So these are all odes and odes related to romantics. Let's see the answer. Okay, this is the answer. O to Psyche की opening line. O goddess, I hear these tuneless numbers by sweet enforcement and remembrance dears. Ode on a Grecian urn, thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. O to a nightingale, my heart aches and drowsy numbness pains. On a melancholy, no, 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 go not to lead, neither twist wolf's bane, tight rooted for a poisonous wine. तो ये सब हम जब मैच करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी. एंड दिस इज अबाउट द ओड, वही सारे ओड्स, और उनकी थीम क्या है, टोन क्या है, और उसमें कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं. जैसे साइकी का, साइकी यूज एज अ सिंबल ऑफ सोल इमेजिनेशन, अर्न इज द सिंबल ऑफ इटर्नल आर्ट, and nightingale is the symbol of voice, immortal voice that cannot die, and melancholy is the shadow of joy. So this is our next question. One of the less noticed and acknowledged distinction of the Canterbury Tales is that instead of revealing England's division, it reveled in its diversity. It upheld the idea that we cannot divorce poetry from knowledge because poetry itself is an object of knowledge. It alerted us to the term auctor, someone who is an originator or someone who gives increase, the best description of Chaucer himself. It married domesticity to divinity, the baker's loaf with the bread of life. So ये थोड़ा सा complicated question है, आपको आराम से देख के ध्यान से पढ़ के बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसका लेसर नोन फैक्ट क्या है, कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो उसने इनिशिएट की लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते. एंड द आंसर इज इट अलर्टेड अस टू द टर्म ऑक्टर. ऑक्टर क्या होता है, समवन हु इज एन ओरिजिनेटर और हु गिव्स इंक्रीज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चौसर हिमसेल्फ. और उसके बारे में ये थोड़ा-सा डिटेल आपको दिया गया है सारा उसके बारे में कि क्या है, कैसे है और कब ये पब्लिश हुआ, कैसे उसका नैरेटिव फ्रेमवर्क है. तो इसमें बेसिकली ये पढ़ने वाली बात है कि चौसर्स सेल्फ कॉन्शियस रोज एज ऑक्टर. ऑक्टर इज अ लैटिन वर्ड फॉर ऑथर और ओरिजिनेटर, नॉट merely a storyteller but a creator who gives increase to English poetic tradition. Chaucer has leveled up the English poetic tradition. That is what auctor means. Author
plus was someone who levels up things. Okay, so Canterbury Tales not depict medieval society, it redefines authorship itself. So that is why it is important. And this is the concept of octa. This is how Chaucer has distinctive qualities, and this is the result. You can pause the video, read them, and understand it in detail. Again, Chaucer से related जो है ये frequently asked concepts और probable जो है future questions क्या हो सकते हैं वो है आप इसको एक बारी देख सकते हैं. Moving on, this is the next question. In which work does Blake say Milton was a true poet and of devil's party without knowing it? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें ब्लेक ने ये बोला कि मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी की तरफ था without knowing it? London, Songs of Innocence, The Marriage of Heaven and Hell, and The Chimney Sweeper. Well, the answer is The Marriage of Heaven and Hell. सो ब्लेक की जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल्थ 1790 से 93 तक उसने लिखी एंड पब्लिश करी. जॉनरा क्या है? दीज आर प्रोज पोएम्स, विजनरी मैनिफेस्टो की तरह है. एंड मोरालिटी को और रिलीजियस जो डुअलिज्म है, दो दो तरफा या दो मुही जो रिलीजन है उसको उसके बारे में डिस्कस किया है. गुड वर्सेस इविल, रीजन वर्सेस एनर्जी. And famous line, this is quite a famous line, Milton was of devil's party without knowing it, The Marriage of Heaven and Hell, and it comes in the argument section. ये further divided है sections में, तो अगर आपसे पूछ लें कि कौन से section में आती है ये line, तो it is the argument section. So it refers to Milton's Paradise Lost, where Satan is portrayed with such grandeur and energy that he becomes the poem's most compelling figure. Satan को इतना powerful, इतना magnanimous और grandeur के साथ दिखाया गया है. Somewhere you feel that he is more powerful and more compelling. Blake believed Milton unconsciously sided with the creative and rebellious spirit and the energy Blake associated with the devil. And these are the concepts. True poet का concept, devil की party without knowing it, उसके सारे बाद में ये detail दी गई है. And these are the rest of the works of Blake जो आपको options में आए थे. London, Songs of Innocence, Marriage of Heaven and Hell, and these are the opening lines. You can pause the video, take a screenshot and learn them. Again, this is about Chimney Sweeper. बाकी ये सारे जो हैं एक तरह से कंपेयर किया गया है Songs of Innocence, Songs of Experience के. ये बेसिक कंपैरिजन आ जाता है कभी-कभी. These are the key works of William Blake, category-wise, his prophetic books, his lyric collections, and his other works, along with the year published and a little bit notes on it. And this is the next question that we have to discuss. Which of the following themes was not common to the works of Cavalier poets such as Thomas Carus or John Denham? ये सभी जो हैं, they are the Cavalier poets. तो कौन सी जो थीम ये नीचे दी गई चार थीम्स में कौन सी कॉमन नहीं है? Means this was not the theme they wrote about. Loyalty to the king, country idols of the good life, pious devotions to religious virtues, and carpe diem. So Cavalier poets basically आए थे after or near about metaphysical poets, and they did not write about the pious devotions to religious virtues. Rather, they were in the 17th century during the reign of Charles I and English Civil War. Major poets जो हमने उधर नाम देखे थे, Carew, Suckling, Lovelace, Waller, Herrick, Denham, Shirley, ये सब. And they were supporters of the monarchy. They were loyal to King Charles I. That is why they have got the word Cavaliers, the followers of King Charles. And this was their style and theme, not common, pious devotion to the religious virtues. Religious virtues वाली जो theme है, that belong mostly to the metaphysical poets. Cavaliers, they were more secular, worldly and celebratory rather than devotional. वो सेलिब्रेट करने में, सेक्युलर रहने में बिलीव करते थे. एंड दिस इज ऑल द जो चारों ऑप्शन आए थे उससे रिलेटेड जो उनकी थीम्स है बेसिकली उनसे रिलेटेड ये टेबल है. यू कैन टेक अ क्लोजर लुक. सी द लॉयल्टी ऑफ द किंग, कंट्री आइडल्स, कार्पे डीम, सेंशुअल लव एंड कोर्टली ग्रेस, ये मेजर डोमिनेटिंग थीम्स थी उनकी. ये उसका डिस्क्रिप्शन है और विद एग्जांपल्स एंड ओपनिंग लाइंस एज वेल. प्लीज रीड देम केयरफुली. एंड जो बाकी मेजर जो कवेलियर्स थे वो पोएट्स प्लस उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं, जो मेजर वर्क्स थे, ये कई बहुत बार पूछा जाता है और मैच करने के लिए भी आ जाता है कि इसको मैच करो, इसका राइटर कौन है, पोएट कौन है, कौन से ग्रुप ऑफ पोएट्स में से किसका है. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रिपेयर करना है अपने आंसर्स. These are the frequently asked questions or tested concepts.
And now we have the next question. Who among the following are referred to as Scottish Chaucerians? Is it Hoccleve, Henderson, Lydgate, Dunbar? ये चार options है और फिर हमारे पास clubbing में है A and B, C and D, B and C and B and D. Let's see. The answer is option D, B and D, Robert Henderson and William Dunbar. Scottish Chaucerians. The definition is the Scottish Chaucerians refers to a group of 15 and early 16 Scottish poets who were deeply influenced by Chaucer's work, his language, style, and moral vision. और इसके key members थे Henderson, Dunbar और Douglas. And they adapted Chaucer's Middle English dialect into Scots vernacular. And these are the two work writers जिनका हमारा ऑप्शन का आंसर करेक्ट है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है एंड हाउ दे आर रिफ्लेक्टेड इन दे रिफ्लेक्ट चॉसर्स इन्फ्लुएंस एंड दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है इंग्लिश चौसेरियन और स्कॉटिश चौसेरियंस को आइडेंटिफाई करना या इनके बीच में क्या डिफरेंस है इस तरह से या इसमें से कौन से स्कॉटिश हैं कौन से इंग्लिश हैं ये सब आपको याद करने पड़ेंगे and this is our next question the following lines W. Yeats's metaphor of for an old man, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hand and sing, and the louder sing for every tatter in its mortal dress. Here the aged man is dash, and his soul in the mortal dress is dash. तो क्या है इन dashes में आंसर point, counterpoint, tenor, vehicle, analogy, analog, vehicle और tenor. So these are the poetic devices. आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. The answer is tenor and vehicle. So these lines are from Sailing to Byzantium, written in 1928, one of the best celebrated works of Yeats. And these are the lines जिसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे Yeats जो है aged man को tattered coats के साथ upon a stick, एक फटा हुआ कोट stick के ऊपर उसके साथ compare करना है. That is showing physical decay and fragility. And all these things जैसे tenor का क्या मतलब है, vehicle का क्या मतलब है, ये सारा आपको aged man is the tenor and tattered coat is the vehicle. और इसमें एक important चीज है the terms like tenor and vehicle they were introduced by I.A. Richards in his work The Philosophy of Rhetoric in 1936 and to explain how this metaphor works. So he has worked on these themes और उसको अच्छे से explain किया है. तो tenor basically होता क्या है a subject or concept being described जिसको हम describe कर रहे हैं the real thing. और vehicle क्या है the image or figure used to convey the idea और ऐसी चीज जिसके through वो idea convey करना चाह रहे हैं जैसे अगर कोई पोएट अपनी बिलेवेड को मून के साथ कंपेयर कर रहा है तो जो बिलेवेड है वो टेनोर है और जो मून है वो व्हीकल है इस तरह से and these are the other options explained and these are the frequently asked question you can read them so quickly let's move on to the next question the next question says the title of Dylan Thomas's deaths and entrances was taken from फिर options दिए हैं हमें चार कि Dylan Thomas का जो famous work है deaths and entrances इसको इसका जो टाइटल है वो किसके वर्क में से लिया गया है क्या वो विलियम शेक्सपियर मैकबेथ है जॉन डन का डेथ्स डुएल है Rudyard Kipling's Deathbed and T.S. Eliot's Murder in the Cathedral. So very quickly, let's see the answer. It was but obvious. William Shakespeare's Macbeth is the correct answer for the question. Or Dylan Thomas का जो work है Deaths and Entrances, it came in 1946 and it is published in 1946. This was Thomas' third major collective poetry collection. तो एक बात याद रखना कि जब आपको poetry collections करने हैं तो जो 1930s और 1940s 1920s 30s 40s इसके बाद वाले जो poets हैं they are very very important. So these are the major themes related with Dylan Thomas' life, death, memory, cynical nature of existence. Remember, there is a very famous quote in that theater of absurd का एक work है Waiting for Godot by Samuel Beckett. Nobody comes, nobody goes. It's awful. That shows that how futile is your existence. Same kind of cyclical and cynical nature of existence is shown in this work of Thomas. So the title origin is जो हमारा question था basically the deaths and entrances is taken from Shakespeare's Macbeth specifically from the famous soliloquy in Act 5 Scene 5. तो आपको ये question भी पूछ सकते हैं कि हालांकि ये आया तो शेक्सपियर के मैकबेथ में से है लेकिन कौन से एक्ट में से आया है कौन सा सीन है या इसके प्रॉपर लाइंस क्या है सो दिस इज कॉल्ड द लाइन तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं इनको रिमेंबर एंड रिकॉल कर सकते हैं So he is basically saying, Shakespeare is saying that life is quite transient, it is impermanent. We have entrances and exits, which inspired Thomas Beckett's title.
So these are the frequently asked questions related to Thomas and Shakespeare. Intertextuality ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न पोएट्स और शेक्सपियर के टेक्स्ट की इंटरटेक्चुअलिटी के मॉडर्न पोएट्स कैसे शेक्सपियर को लेके रेफरेंसेस बनाते हैं. And also Dylan Thomas की poetry में symbolism of life, death and rebirth, how it is a continuous cycle, cyclical nature. And these are all the important works of Dylan Thomas. I'll just pause my video. Now you can take a complete look and take a screenshot. इसमें आपका year mention है, title mention है, उसके key poems, major poems और उसके features क्या हैं और net के according इसका focus क्या होना चाहिए. The force through the G, green fuse drives the flower, I see the boys of summer, light breaks where no sun shines. तो इस तरह से सारे जो poetry major poems हैं उसके title दिए गए हैं. तो ये इसके titles हैं और poems के कौन कौन से नाम हैं. And these are further it goes on. Then year, title and genre और the notes इसके साथ related. एंड देन उसके इंडिविजुअल पोएम्स के बारे में बात हो रही है और उसके की आइडिया क्या है. तो आपके जो ये मेजर पोएम्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो मेन पोएम्स डिलन थॉमस की हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और इसके ओपनिंग लाइन, ज्यादा नहीं, 2 या 3 आर इनफ, और एंडिंग लाइन, क्लोजिंग लाइंस वो भी चेक कर सकते हो. मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which ancient writer's name is directly mentioned in Lord Byron's poem The Isles of Greece? You must be very familiar. Lord Byron was one of the romantic poets and he was quite popular in Greece. Right. And उनका एक poem है The Isles of Greece. उसमें कौन से writer का नाम जो है वो directly आ रहा है? Is it Euripides, Sophocles, Aeschylus or Sappho? Let's see the answer. The answer is Sappho. The Isles of Greece by Lord Byron. It appears in the work Don Juan, Canto number 3. इसका ये सारे सालों में ये years में ये publish हुआ था. And what are the themes, the tone, and कौन सा writer mentioned है? That is Sappho, the legendary lyric poetess of Lesbos, symbolizing Greece's artistic and emotional greatness. He writes, the Greece of Isles, where burning Sappho loved and sung. And this shows that how passionate was Sappho and his poetry, and his fame was immortal. And these are the major works of our Lord Byron. The category wise early works कौन से हैं? Satirical narrative poems कौन सी है? Oriental tales उन्होंने लिखी है. Major works कौन सा है? Satirical masterpiece है, dramatic works है, poetical poems है. तो टाइटल के साथ years और कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें बेसिकली मेंशन है. तो ये सब जो टॉपिक है, तो those are related with Lord Byron. Now coming to the next question. What attitude towards death would you find in such poems as Tennyson's Crossing the Bar, Whitman's Death Scare, and Kipling's El Envoy? Is it resignation towards death, despair, hope, or protest? The correct answer is resignation. All these poems are having this common theme that we should resign ourselves, we should accept. Resignation means acceptance. We should accept death as it is. So, Lord Alfred Tennyson, Crossing the Bar, Calm Acceptance, Walt Whitman, Death Carol from Leaves of Grass, Peaceful Embrace of Death, Rudyard Kipling, also Ellen Boy, Stoic Resignation, and readiness to meet the fate after life's journey. So all these poets do not have despair or protest, but dignified, reconciled attitude. Therefore, there is resignation. So these are all सारे जो एक एक पोएम है उनका जो थीमेटिक ब्रेकडाउन है और उनकी जो की आइडियाज और जो उनकी फिलॉसफी है उससे रिलेटेड. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक a screenshot and read it for the net preparation. Okay, moving on with the next question. Who among the following exemplified the role of the peasant poem? Peasant poet किसको कहा जाता है? इनमें से दो की क्लबिंग है. जॉन क्लेयर, जॉन कीट्स, विलियम कॉबेट एंड रॉबर्ट बर्न्स. इनमें से कौन से ऐसे दो पोएट्स हैं जिनको पेजेंट पोएट्स का टाइटल मिला है? एंड द आंसर इज इट इज जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बर्न्स. और क्यों है, कैसा है, पेजेंट पोएट कौन से, और ये सब आपको ये सारा डेफिनेशन दिया गया है. जॉन क्लेयर was a Northamptonshire peasant poet, and Robert Burns was celebrated as a plowman poet. Right. Clare was from England, and Robert Burns was Scot. Robert Burns के बहुत सारे questions आ जाते हैं. So you have to be careful with their major works and the themes and also the opening lines. And this is our next question.
Which post-war British poet ends a poem with the line "Gets to books are a load of crap"? Is it Philip Larkin, टेड ह्यूज, टॉम गन एंड क्रेग रेन? कौन सा ऐसा पोस्ट वॉर ब्रिटिश पोएट है जो अपनी एक बहुत ही फेमस पोएम को इस लाइन के साथ खत्म करता है, गेट्स टूड बुक्स आर अ लोड ऑफ क्रैप? बुक्स जो है निहायती बकवास है। Answer is Philip Larkin. The quoted line, "Get stewed, books are a load of crap," is the final line of Philip Larkin's poem, A Study of Reading Habits. तो next, perhaps ये question भी हो सकता है कि ये lines कौन सी poem में से हैं, या ये poem है उसकी ये lines है, उसका कौन सा poet है, तो you never know, उसी type के questions को वो modify कर सकते हैं. And it appears in his 1964 collection, The Wits and Weddings. And poem captures Larkin's characteristic irony and disillusionment with intellectual pretensions, ending with this blunt dismissal of literature itself. And these are the theme, the tone, and the attitude. And the closing line, जो line अभी हमने पढ़ी, it epitomizes Larkin's post-war realism. कि वो क्या सोचता है उसके बारे में. ओके, दीज आर बाकी के पोएट जो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, द मूवमेंट पोएट्स कौन से हैं, कौन कौन सा उसमें आता है, मैच करो क्या है क्या नहीं है, कौन सा मूवमेंट पोएट जो है वो इस ग्रुप का पार्ट है, कौन सा नहीं है, या कौन से ईयर में दे वर एक्टिव. एंड दीज आर द मेजर वर्क्स ऑफ फिलिप लार्किन. The collection, the year, and the major poems. You can take a screenshot and read them. Okay, so this is a huge question. During the Raj, the British viewed their rule in terms of a thankless duty to uplift the downtrodden and inculcate order into Oriental minds. ठीक है, ब्रिटिश राज के टाइम ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि उनकी ये ड्यूटी है कि जो जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं वो बहुत ही डाउन ट्रॉडन है और बहुत ही इन ऑर्डर में है, इनडिसिप्लिन है, तो उनको अपने लेवल तक लाना, उन ओरिएंटल माइंड्स को अपलिफ्ट करना, ये उनकी ड्यूटी है. द मिशन टू सिविलाइज द साइलेंट sullen peoples of the East was a burden imposed upon them by the destiny. The last observation is a fair, obvious allusion to which work? These are the options. मैं without options पढ़े आपको बता देती हूँ. The answer is Kipling's The White Man's Burden. Very very famous poem, और इसकी painting भी है बहुत अच्छी सी. The White Man's Burden, जिसमें it was published in the McClure's magazine and it came in 1899. और बेसिकली वो कहना चाहता है कि वाइट मैन का ये बर्डन है कि वो जो ओरिएंटल माइंड्स हैं, जो ओरिएंटलिस्ट हैं, उनको लिफ्ट करें. And the poem urges Western nations to take up the burden of civilizing non-Western people as if they are not civilized, they're half devil and half child. Imagine this kind of attitude they had towards the non-Western people. So this is all about. And this is the other options explained कि उसके work से related क्या themes हैं and all. Okay, moving on with the next question. In an ode, William Collins lamented the passing of a contemporary poet. The ode begins with the line, "In yonder grave a Drood lies." Name the poet whose passing Collins laments. ठीक है, विलियम कॉलिंस ने अपने कंटेम्प्रेरी पोएट की डेथ के ऊपर एक ode लिखा है, और उसकी जो ओपनिंग लाइन है, "In yonder grave a Drood lies." What? Yeah, for whom he has written that ode? It is James Thomson, William Cooper, Alexander Pope, or Thomas Gray. The correct answer is James Thomson's. The line, उसका नाम, पोएम का नाम ही है ओड इन यॉन्डर ग्रेव अ ट्रूथ लाइज फ्रॉम विलियम कॉलिंस वर्क ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमसन. ये पूरा नाम ही क्लैरिफाई कर देता है कि कौन से पोएट की बात हो रही है. सो इफ यू नो द होल नेम ऑफ द पोएम, देन you have the obvious answer. Came in 1949. It mourns the passing of James Thomson, celebrated poet of the seasons and rule Britannia. These are the famous works of James Thomson, especially the seasons. Collins calls Thomson a true to image of wise bard of nature, linking him to Britain's ancient poetic tradition. About James Thomson, ये उनके important works है, उनका style है, कैसे उनके ऊपर कौन सा influence है. Basically, it was Wordsworth and Cooper, and when he died in 1748 or 49 में ये was written by William Collins. So बाकी options क्यों नहीं है? They are all there. So this was all about for today's video. I think बहुत late हो गया है video because बहुत ही लंबा video है, बहुत सारे questions थे, तो it took a lot of time to do the research and all. But अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, सारे questions देखे हैं, revision किया है, तो please consider subscribing to the channel. It really helps me out and motivates me. And I'll be back soon with the next set of questions. And next time हम next unit को शुरू करेंगे. Right? So until next time. It's goodbye from my side. Bye bye. Have a nice time and all the best for your next exam. Bye bye.